नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 14 फरवरी को यहां पर मतदान होगा। इसके लिए 21 जनवरी को अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। 28 जनवरी को नामांकन की आखिरी तारीख होगी। 29 जनवरी को नामांकन की स्क्रूटनी होगी और 31 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे प्रत्याशियों द्वारा। 14 फरवरी को पूरे प्रदेश में मतदान होगा और इसके नतीजे 10 मार्च को आएंगे। तो चुनाव की घोषणा के बाद तमाम राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और अब नेता सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं, क्योंकि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक रैलियों पर रोक लगा दी है। और वहीं आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने सरकार पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बैकडेट पर तबादले और राजनीतिक नियुक्तियां की गई हैं और इसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आबकारी और तबादलों में भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेला गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, और ऐसे विभाग जिनमें ट्रांसफर और नियुक्तियां हुई हैं उन सभी के कंप्यूटर को सीज करने की मांग भी की है हरीश रावत ने। हरीश रावत ने कहा है कि 14 फरवरी को राज्य से भाजपा की विदाई बिल्कुल सुनिश्चित है। और वहीं बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत खुद ऐसे काम कर चुके हैं, इसलिए वो बीजेपी सरकार को भी ऐसा ही समझ रहे हैं। उनके पास कोई और मुद्दा तो है नहीं जिसे जनता के पास लेकर जाया जा सके, इसलिए हरीश रावत और कांग्रेस बौखलाकर ऐसे आरोप सरकार पर लगा रहे हैं। और उधर आम आदमी पार्टी का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सरकार पर इलेक्शन कमीशन को कैप्चर करने का आरोप लगा रही है। आपका कहना है कि सरकार बैकडेट में ट्रांसफर कर रही है। सरकार ने अभी 5 साल के काम दिखाने के लिए करीब 8 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। आपने सवाल उठाया है कि जब सरकार ने काम किया है तो 8 करोड़ खर्च कर काम को दिखाने की क्या जरूरत है। आपका यह भी कहना है कि जनता इस बार समझ चुकी है कि किसे वोट देना है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से इलेक्शन कमीशन को कैप्चर किया हुआ है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि भाजपा एक तरफ तो बैक डेट पर ट्रांसफर कर रही है, वहीं अपने प्रचार के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च करके, यानी विकास कार्यों की योजनाओं के बखान के लिए 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर आपने काम किया था तो फिर आपको पैसे खर्च करके उसे बताने की क्या जरूरत है, अपने आप में सवाल है। वहीं भाजपा के नेता जगह जगह अभी भी श्रमिक कार्ड बना रहे हैं और बांट रहे हैं, ये भी अपने आप में आचार संहिता का उल्लंघन है। आप लालच प्रलोभन देकर के लोगों को वोट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है इस बार। कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्त दिखी तिन तैसी। चूँकि हरीश रावत इन कृत्यों में स्वयं शामिल रहे, खुद उन्होंने ऐसे कृत्य किए, तो उन्हें लगता है कि भाजपा भी ऐसे ही कर रही होगी। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आचार संहिता लगने से पहले कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए वही फैसले जो है लागू किए। ये हरीश रावत जी के पास कोई मुद्दा तो है नहीं, कांग्रेस मुद्दा विहीन है और हरीश रावत जी विकास के मुद्दे पर कहीं बात नहीं कर सकते। तो इस तरह के अनर्गल आरोप लगाने का उनका जो है अब केवल यही काम रह गया है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पुनः भारी बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। हरीश रावत और कांग्रेस बौखलाई है। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर इस बीच अब जमकर शुरू हो गया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर आरोप लगा रही है कि दरअसल सरकार ने बैकडेट पर अधिकारियों के तबादले किए हैं और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी में ने भी करारा प्रहार बोला है, पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि दरअसल जो जैसा करता है उसे वैसे ही काम याद आते हैं और सामने वाला वैसे ही उसे दिखता भी है। दरअसल हरीश रावत पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि वो वैसा ही कर रहे थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी उनको वैसी ही नजर आ रही है। तो हरीश रावत ने बड़े सवाल खड़े किए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर और आम आदमी पार्टी ने भी सवाल खड़े किए हैं। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा देते हैं। दिनेश गौड़ जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेमा भंडारी जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव वर्मा जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं क्योंकि सरकार आप ही की है उत्तराखंड में
और तमाम सारे आरोप लग रहे हैं। पार्टी कोई भी हो, वो चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी। अगर ताज़ा आरोपों का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी के भी अभी आपने आरोप सुने होंगे और कांग्रेस का भी यही आरोप है कि दरअसल आप सत्ता का दुरुपयोग करके अधिकारियों के तबादले बैकडेट पर कर रहे हैं ताकि चुनावी समीकरण आपके अनुसार, आपके अनुकूल ढल सके। संजीव वर्मा जी। जिसने जो पाप किया को वो पाप हमेशा याद रहता है। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, क्या हरीश रावत जी ने जो योगेश जी, देखिए मैं ये बोल रहा था, जिसने जो पाप किए होते हैं उसको वो पाप हमेशा याद रहते हैं। और हरीश रावत जी ने, मैं सोचता हूँ शायद इस तरह के कुछ पाप किए होंगे नहीं बल्कि किए हैं, जिसका उनको समय समय पर स्मरण होता रहता है। और जहाँ तक आपके आरोप की बात है, भारतीय जनता पार्टी पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है और नियम के विरुद्ध कोई काम नहीं करती। और जिस तरह से तबादलों की बात आप कर रहे हैं, आप उन प्रपत्रों पे देखिएगा जो तारीख डली हुई है, उन 7 तारीख में और उससे पहले जो भी ट्रांसफर हुए हैं, तो एक सतत प्रक्रिया चलती रहती है और इसमें किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कोई कमी नहीं है। और कांग्रेस के पास अगर इस प्रकार का कोई भी प्रमाण है तो हमारे सामने लेके प्रमाण पेश करें, उसके बाद बात करें। ठीक है, हेमा भंडारी जी आपके पास आएंगे। आरोप आप भी वही लगा रही हैं कि दरअसल इलेक्शन कमीशन को पूरा तरीके से कैप्चर करने के बाद भी आप कह रही हैं, अधिकारियों के तबादले के सवाल भी उठा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है साफ तौर पर कि वास्तव में बात तो उसकी भी कहना है सच है कि अनर्गल बात करने से फायदा क्या है। आप कुछ सत्यापित तो कीजिए, कुछ पत्र तो लाइए, कुछ प्रूफ तो लाइए ताकि ये साबित हो सके कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने गलत काम किया है। देखिए योगेश जी, मैं कहना चाहती हूँ कि ये तो साक्ष्य है कि नंदन सिंह बिष्ट द्वारा दी गई है। ये तो उनको पता है, जो निलंबित थे बीआरओ इनके नंदन बिष्ट जी, इनको दोबारा नियुक्ति दी गई है। यहाँ पर इन्होंने आनंद फानन में, जिसका कोई पूर्व कार्यक्रम नहीं था और कुछ घंटे पहले इन्होंने शिलान्यास कर दिया इस हॉस्पिटल का। 20 सालों से जो काम नहीं कर रहे थे, 20 सालों से इनकी सरकार ने कुछ नहीं किया। उनके पास जनता में जाने के लिए कोई अपना उपलब्धि नहीं बता पा रहे थे। ये आनंद फानन में कहीं लोग लोकार्पण कर रहे हैं, कहीं शिलान्यास कर रहे हैं, बिल्कुल जनता को काम कर रहे हैं। और बैक गेट इन्होंने झूठी गारंटियां कर रहे हैं उत्तराखंड में। और दिल्ली की जनता को आपने जिस तरह से बरगलाया, दिल्ली की जनता को आपने जिस तरह से चला, आज पूरी जनता एकजुट होकर आम आदमी पार्टी को सत्ता से बाहर करने के लिए पूरी तरह से जुट चुकी है। आप लोगों ने लगातार की आवाज क्लियर नहीं हो पा रही है, क्या कुछ कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। पता नहीं आप दोनों लोगों को आपस में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक करवा रहे हैं आपके वॉइस। तब तक दिनेश गौड़ आपके पास आ जा रहे हैं। दिनेश गौड़ जी, अभी आपने सुना कि जिस तरीके से संजीव जी कह रहे हैं कि दरअसल अगर आपके पास कुछ प्रूफ है तो वो सामने रखिए। आप तो ऐसे हवाई बातें कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं। बड़ा आरोप ये उन्होंने भी लगाया कि जिस तरीके से आप भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं बीजेपी सरकार पर, तो वो तो यही कह रहे हैं, जाकी रही भावना जैसे प्रभु देखी मूरत तीन तैसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो इनका 5 साल का पिछला कार्यकाल रहा है, वो उसके लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। वो जनता खुद देख रही है, अपनी आंख से देख रही है। उत्तराखंड को छड़ा है और क्या इन्होंने किए नहीं किया। आज की डेट में देख लीजिए, आपने आचार संहिता लगने के बाद वास्तव में आप कितने इन्होंने ट्रांसफर ऑर्डर बनाए हैं, कितने अधिकारी को इधर से उधर किया है और अभी आयोगों में नियुक्तियां की है। तो ये जाते जाते मैं इसका विरोध नहीं हूँ कि सरकार है, सरकार का अधिकार है, अधिकारियों को कहीं भेजे, ट्रांसफर करे, टीचर्स को इधर से उधर कर सकते हैं, सबका अधिकार है। लेकिन क्या यही टाइम था आपके पास?
5 साल तक आप क्या करते रहे? क्या आप जाते जाते आप अपने चहेतों को जो है उनके मनमाफिक जगहों पे भेज रहे हैं और आप हमसे सबूत मांग रहे टाइम हैं? के अंदर ही क्यों घुमा अरे लेते दुनिया हैं? देख रही है इस चीज को। आपकी सरकार ने क्या हरिद्वार में काम किया? डीएम ने क्यों आप अपनी आदेश सरकार निकालना के पड़ा? काम तो गिनवाइए। आपकी है जो ना? 5 तो साल आप सरकार ये रही, मैं बता दूं आपने कितने आपको काम कि किए, आप अपने काम जाते जाते गिनवाइए। इन्होंने जो आपके हरकतें पास की बोलने हैं, के लिए कुछ है ये नहीं। तो मुद्दाविहीन सरकार तो कांग्रेस केवल है इस समय जो और काम करने थे जनता इन्होंने का 5 ध्यान साल में, भटकाने जो के युवाओं लिए को रोजगार अनर्गल देना था बयानबाजी करते हैं वो आप नहीं लोग। दिया इन्होंने। अब जाके ये आनंद फानन में विज्ञप्तियां निकाल रहे हैं जिन्होंने कुछ होना नहीं था। आचार संहिता लग चुकी है। इसके अलावा तमाम कर्मचारी संगठन जो इनसे बड़ी आस लगाए हुए बैठे थे कि उनकी मांगों को ये निराकरण करेंगे, उनकी मांगों पे ध्यान नहीं दिया। अपने चहेते अधिकारियों को इधर से उधर करना और आयोगों को पदों पे जो है अपने चहेतों को नियुक्ति देना, इनकी प्राथमिकता यही रही है। आप तो जनता के बारे में सोचा ही नहीं आपने। और हम तो सोच रहे थे कि शायद जाते जाते कुछ भला काम आप करके जाएंगे। आप खनन माफियाओं को आपने पूरा गार्ड गदेरों पे खनन के उस पट्टे स्वीकृत कराते रह गए आप लोग। तो कुल मिला के अब निश्चित तौर पे 2022 के चुनाव में, और दूसरी बात मैं एक और बताऊं आपको, आज उत्तराखंड में, देश में तो खैर जैसा होगा पंजाब में, लेकिन उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ लोग इनको छोड़ छोड़ के कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और जब जो लोग शामिल होते हैं फिर ये उनके खिलाफ जो है कार्रवाई शुरू करते हैं। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये कि बदले की भावना से एक सरकार काम कर रही है और घोषणावीर मुख्यमंत्री हैं, घोषणाओं पे घोषणाएं करे जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर उन्हें मालूम है कि अब उनका कोई अनुपालन होगा नहीं। उजागर अपने कार्यकर्ताओं से सम्मुख कर रहे हैं। आप लोगों ने जिस तरह से उनका अपमान किया है, एक दलित व्यक्ति का अपमान किया है। आपकी पार्टी दलित विरोधी पार्टी है। ठीक है, दलित विरोधी पार्टी है। यही आरोप, यही संजीव जी, यही आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं पंजाब में। यही आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं। आप उत्तराखंड में लगा रहे हैं और आपकी पार्टी पे पंजाब में ही आरोप कांग्रेस लगा रही है आप पे। योगेश जी देखिए, आप पंजाब की बात कर, इन्हीं हरीश रावत जी की वजह से पूरी पंजाब का जो सत्यानाश करने का इन लोगों ने काम किया, वहां के नहीं, किसने पंजाब का हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, पंजाब की बात नहीं करेंगे, चर्चा उत्तराखंड की ही करेंगे संजीव जी। लेकिन हमने वो बात बताई कि आप जिस तरीके से उत्तराखंड में ये आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप, सेम आरोप आपके ऊपर भी लग रहे हैं, बस प्रदेश बदला हुआ है बस। योगेश जी, हमने किसी तरह से, मैंने आपको जैसे पहले भी बोला, हमने पूरी पारदर्शिता के साथ जो भी हम कार्य किए हैं, पूरी पारदर्शिता के साथ हमने कार्य किए हैं। पूरे 5 साल हमने 0 टॉलरेंस की सरकार दी है, जबकि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार। ठीक है, फिर ठीक है संजीव जी, आपको यहाँ रोकेंगे और चर्चा में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हरदा का हमला और सरकार से सवाल।
लगातार जारी हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियां पूरी तरीके से बीजेपी पर हमलावर होती हुई नजर आ रही हैं। और आपके पास सीधे आएंगे संजीव वर्मा जी। आरोप बड़े लग रहे हैं, आप ये जरूर कहे हैं कि दलित विरोधी कांग्रेस है, लेकिन वास्तव में जो एक परिपाटी चली आई है उत्तराखंड में कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, तो वाकई में अगर इस परिपाटी के अनुसार देखें तो इस बार सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस आतुर भी है और उसको ये लग रहा है कि इस बार मौका, क्योंकि परिपाटी के हिसाब से उसी को मिलना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को ये कहीं डाउट है क्या वाकई में कि इस बार कांग्रेस सत्तासीन हो सकती है? देखिए, उत्तराखंड में इस बार हम इस मिथक को तोड़ने जा रहे हैं और हम अपने पूरा जो विकास का हमने रोड मैप तैयार किया है उसके बलबूते पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और हम पूरा जो हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त ताना बाना बुना है उत्तराखंड के अंदर। 1 लाख करोड़ की वर्तमान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर की केंद्र पोषित परियोजनाएं चल रही हैं, जिसमें ऑल वेदर रोड है, जिसमें कर्णप्रयाग रेल परियोजना है, जिसमें नेशनल हाईवेज हैं, एक्सप्रेस हाईवेज हैं, स्वास्थ्य के प्रति स्वास्थ्य का एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लोगों ने तैयार किया है। तो पिछली जो कांग्रेस की सरकार 2017 में गई थी, उस समय 1061 डॉक्टर कांग्रेस सरकार छोड़कर गई थी और एक लचर, लाचार और पंगु स्वास्थ्य व्यवस्था हमको एक उत्तराखंड की जनता को सौंप कर गई थी। आज हमने 2260 डॉक्टर्स अपने उत्तराखंड के जो स्वास्थ्य बेड़ा है उसके अंदर नई नियुक्तियां करी हैं। हर एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं हमारे पास। CHC, PHC और जिला चिकित्सालय, कोई भी अस्पताल हो, हर जगह डॉक्टर्स की नियुक्ति है। 87 ऑक्सीजन प्लांट्स इस समय वर्तमान में कार्य कर रहे हैं और हर अस्पताल के अंदर वेंटिलेटर्स की पर्याप्त व्यवस्था है, ऑक्सीजन बेड्स की पर्याप्त व्यवस्था है, MRI, CT स्कैन, एक्सरे और पर्याप्त मात्रा में जितने इक्विपमेंट्स की आवश्यकता होती है उतने इक्विपमेंट्स वर्तमान में है। 217 पैथोलॉजी की ऐसी योजनाएं, ऐसे टेस्ट जो काफी महंगे भी हुआ करते हैं, वो सारे के सारे सरकार ने पूरी तरह से मुफ्त जनता को देने का काम किया है। दवाइयां पूरी तरह से मुफ्त दी जा रही हैं और सबसे बड़ी बात यह है 5 लाख रुपए तक की जो स्वास्थ्य की योजना है और जिसमें विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन निर्धन वर्ग, मिडिल क्लास, अपर क्लास, उसमें कोई भेदभाव नहीं किया गया है। उत्तराखंड की प्रत्येक जनता, प्रत्येक व्यक्ति के लिए अटल आयुष्मान योजना हमने दी है, जो एक विकास की गंगा बहा दी है आपने संजीव वर्मा जी। बिल्कुल विकास की गंगा बहाई है और उसी बलबूते पर हम दोबारा से जनता के बीच में 2022 में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहे हैं और जो ये मिथक है उस मिथक को हम पूरी तरह से तोड़ने का काम करने जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। चलिए हेमा भंडारी जी, आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास की गंगा उत्तराखंड में बह गई है। हालांकि इसका जवाब मुझे दिनेश गौड़ जी से लेना चाहिए, लेकिन वो अभी नदारद नजर आ रहे हैं। तो आप जिस तरीके से अब उत्तराखंड में कह रही हैं कि हम विकास लाएंगे, उत्तराखंड के ज़मीनी धरातल पर उतारेंगे, तो ऑलरेडी ठीक है, जुड़ गए हैं हमारे साथ दिनेश गौड़ जी। हेमा भंडारी जी, हम आपके पास आएंगे, एक कमेंट हेमा भंडारी जी आएंगे आपके पास, एक कमेंट ले लेते हैं दिनेश गौड़ जी का। दिनेश जी, अभी आपने सुना कि भारतीय जनता पार्टी जब इतना विकास जमीनी स्तर पर उत्तराखंड में उतार चुकी है, तो भाई उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को क्यों ना चुने? दिनेश जी। जी सर। मैं ये कह रहा हूं कि अभी आपने सुना संजीव वर्मा जी को, उन्होंने कितने विकास की योजनाएं, कितने स्वास्थ्य विभाग में किस तरीके से नियुक्तियां, क्या क्या काम किया कराए गए, एक एक काम उन्होंने बाकायदा गिना दिया है। तो अगर इतना काम बीजेपी की सरकार ने वास्तव में पिछले 5 सालों में किया है, तो उत्तराखंड की जो जनता है वो बीजेपी को क्यों नहीं चुनेगी?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस विकास की बात कर रही है हम्म और जिस ये जो विकास की बात करते हैं, ये केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ये अपने खाते में गिनते हैं। हम तो ये कहते हैं ना, उत्तराखंड राज्य में आपकी सरकार है। आप देखिए संजय जी, मेरी बात सुन लीजिए पहले। आप जब बोलते हैं तो हम बीच में नहीं बोलते। तो बहस को जो है स्वस्थ बहस के रूप में रखिए। आप बिल्कुल बोलने से पहले ही आप जो है डिस्टर्ब करते हैं। हम ठीक है 5 साल से ठीक है आप जितनी भी ठीक है योजनाएं गिना रहे हैं, आप संजीव जी सुन सड़कों की लीजिए बात कर दिनेश जी रहे क्या हैं, कह रहे हैं। और आप, दिनेश जी आपसे एक केंद्र अनुरोध है। केंद्र दिनेश सरकार जी की आप बातें करते हैं। ठीक है, केंद्र दिनेश जी सरकार आपसे एक ठीक है, अनुरोध मानते है। हैं केंद्र में बहुत भारी बहुमत जनता ने आपको दिया, तो अगर आप वहां भी कुछ नहीं कर पाएंगे तो फिर बोलना बेकार है। रही स्वास्थ्य, जैसे आप बता रहे हैं, अस्पतालों की हमने हालत ये सुधार दी है। अस्पतालों का हमने डॉक्टरों का एक बेड़ा भेज दिया है। आज भी आपको सच्चाई जो जमीनी हकीकत है, जो धरातल पे आप देखेंगे, तो आप केवल देहरादून को मत देखिए, आप पर्वतीय क्षेत्रों में देखिए जहां आज भी डॉक्टरों की बहुत बड़ी कमी है। आज भी महिलाओं को जो जच्चा बच्चा जो प्रसव वाली महिलाएं होती हैं, उनको आखिरी दम पे रेफर कर दिया जाता है कि आप जाइए हायर सेंटर में जाइए, यहाँ पे आपका इलाज संभव नहीं है। बिल्कुल मैं बता रहा हूँ आपको, कई स्थान ऐसे हैं। आप देखिए पुरोला साइड में आप चले जाइए, आपने पिछले कुछ टाइम पहले देखा होगा, अखबारों में भी खबरें छपी हैं, प्रसूता महिलाओं ने, लोग उन्हें कंधों में उठा के लाते हैं और अस्पताल तक पहुंचाते हैं, वहां उनका समुचित इलाज नहीं मिलता है। तो ये जो जिस तरह का ये एक पिक्चर दिखा रहे हैं कि बहुत बड़ा विकास स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो गया। ऑक्सीजन प्लांट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट तो आप अब लगा रहे हैं। जिस समय जब कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए, तब जाके आपको होश आया। तो जब आप ये काम भी नहीं कर पाएंगे तो फिर 5 साल तो इसका मतलब आपने उत्तराखंड के बर्बाद किए हैं। तो कुल मिला के मेरा कहना है, और जो जितनी भी योजनाएं बताते हैं सब मोदी जी की बताते हैं। हम कहते हैं नहीं विकास ठीक है, केंद्र की ही योजनाएं आई उत्तराखंड में, आप ये मानते हैं, पहाड़ों में पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में केंद्र की योजनाएं धरातल पर उतरी, ये आप मान रहे हैं ना दिनेश जी? पहुंच चुका था। तो कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी दिनेश जी आ रही। मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप मान रहे हैं ना कि केंद्र की जो योजनाएं थी वास्तव में उत्तराखंड की सरकार ने उसे उत्तराखंड के धरातल पर उतारा है, ये चीज तो आप मान रहे हैं ना? केंद्र की जो 2 योजनाएं, 4 धाम प्रोजेक्ट की ये बात करते हैं, ये 4 धाम प्रोजेक्ट हमारी सरकार की शुरुआत हुई थी। AK एंटनी साहब ने इसका उद्घाटन किया था और इसको इन्होंने नाम बदल के ऑल वेदर रोड किया। ठीक है, ये योजनाएं जो चल रही थी वो चल रही थी। रेलवे की जो ये बात करते हैं, रेलवे कर्णप्रयाग तक जो रेलवे की बात कर रहे हैं, सतपाल महाराज आप आज इन्हीं के उसमें हैं, और ये सब कांग्रेस की योजनाएं हैं। तो आज ये काम आगे बढ़े हैं। ऐसा नहीं कि ये काम बढ़े नहीं, ये काम आगे बढ़े। अगर एक सरकार ने कोई काम किया है और दूसरी सरकार अगर आ जाती है, अगर काम करती है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अच्छा काम है, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा ठीक है, अगर बना रहे हैं तो हम उसका स्वागत करते हैं। उसमें कोई, हम कभी भी ऐसी राजनीति नहीं करेंगे कि हम उसका कोई ये बोलें कि बहुत गलत योजना है या उसका हम सब विरोधी करें। जो काम अच्छे हैं उसका स्वागत करते हैं। अच्छी बात। लेकिन क्योंकि उत्तराखंड राज्य की बात, स्वास्थ्य राजनीति की ये पहचान है, स्वास्थ्य विपक्ष की एक पहचान होनी चाहिए। दिनेश गौड़ जी, लेकिन इस बार बड़ा चिंता का विषय बनता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने परिपाटी का जिक्र किया कि एक बार कांग्रेस और दूसरी बार बीजेपी, अगर इस बार का जिक्र करें तो जो नंबर है वो कांग्रेस का है। ऐसे में उत्तराखंड में अब आम आदमी पार्टी मजबूती के साथ ताल ठोक रही है। उत्तराखंड में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी अपनी जनसभाएं कर रही है, लोगों के बीच में पैठ बनाने के काम कर रही है, क्या वाकई में अब आपको डर सताने लगा है कि जब आपका नंबर आया तो उत्तराखंड बीच में, आप दोनों लोगों के बीच में आ गई है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सत्ता की कुर्सी क्या वास्तव में खिसक सकती है? इस वजह से आप आम आदमी पार्टी को ओट कटवा का नाम दे रहे हैं। देखिए हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है और इसमें हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का और अपनी बात जनता तक ले जाने का पूरा अधिकार है। और जनता अगर अप्रिशिएट करती है, जनता अगर उनकी योजनाओं को पसंद करती है, तो जनता जरूर उनको वोट करेगी। लेकिन पिछले 5 वर्षों से जब उत्तराखंड की जनता को जो पूर्व भाजपा के शासन काल में त्रस्त थी, और जब हम सड़कों पे उतरे, हम इतने 5 सालों से लगातार जनता के सुख और दुख में उनके बीच में है। भाजपा की जो गलत योजनाएं रही, हमने उनका विरोध किया। महंगाई का, हमने जो बढ़ती हुई महंगाई का हम समय समय पे विरोध किए। हमने रोजगार के लिए बार बार इन पे दबाव डाला, लेकिन आम आदमी पार्टी उस वक्त कहीं बीच में नहीं थी। आम आदमी पार्टी आज जरूर आ रही है। आम आदमी पार्टी का हम स्वागत करते हैं। उत्तराखंड में आइए आप, और आप अपनी धरातल जो आप अभी तो आपको अपना धरातल बनाना है यहाँ पे, और ठीक है, ये आपका अधिकार है। आप कहते हैं कि 300 यूनिट
जो है हम फ्री दे देंगे, या इस तरह की, मतलब अभी लोक लुभाव ने, केवल लोक लुभाव ने वायदों पे आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, और वो समय बताएगा कि वो किसको कितना वोट मिलेगा, ये आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन जिस तरह से रोजाना कांग्रेस में युवाओं की जो युवाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है, महिलाओं का रुझान कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है, और तमाम जितने भी हमारे हर वर्ग के लोगों का रुझान दोबारा से एक बार कांग्रेस की तरफ देखने को मिल रहा है, तो मैं निश्चित तौर पे आज बता रहा हूँ आपको योगेश जी, उत्तराखंड में कांग्रेस बहुत भारी मतों से जो है जीत के आने वाली है, और निश्चित रूप से सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की ही बनेगी। ठीक है। और आम आदमी पार्टी का जहां तक है, लोग समझते हैं इस बात को कि भाई आपको अगर सरकार बनानी है तो कम से कम 36 लोग कम से कम आपको विधायक जीत के आने पड़ेंगे, जो अभी संभव नहीं है आपके लिए। उदाहरण देते हैं अभी आपको दिनेश गौड़ जी, संभव क्या है क्या संभव नहीं है, अभी आपको एक उदाहरण देते हैं, केवल एक कमेंट ले लेते हैं हेमा गौड़ जी से। हेमा गौड़ जी, दरअसल जब जमीनी स्तर पर उतरने की जरूरत थी, जनता के मुद्दों को उठाने की जरूरत थी, जब मेहनत करने की जरूरत थी, जनता की आवाज बनने की जरूरत थी, उस दौरान तो आप उत्तराखंड में दिखी नहीं, और अब जब चुनाव का वक्त आया है तो आप उत्तराखंड की सियासी जमीन को आंकते हुए और सियासी समीकरण को साधते हुए उत्तराखंड की जनता से ये अपील कर रही हैं कि उत्तराखंड की जनता आपको चुने। आपने जब जनता की आवाज बनना था तब बनी नहीं, तो जनता इतनी जल्दी कैसे आप पे विश्वास कर लेगी उत्तराखंड की? मैं संजीव जी को, जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, संजीव जी को ये बताना चाहती हूँ कि खतरा से केवल आम आदमी पार्टी जब से सरकार इनकी बनी है, अगर इन्होंने विपक्ष का अपना निभाया होता, फर्ज निभाया होता विपक्ष पार्टी होने का, तो आज ये नौबत में अतीत में भ्रष्टाचार में हुआ था। लेकिन कांग्रेस और भाजपा आपस में एक गठबंधन के तहत रहते हैं कि 5 साल तुम राज करो, 5 साल हम राज करते हैं। कांग्रेस को वोट देने का मतलब है भाजपा को वोट देना, क्योंकि इनके समय समय में अब कांग्रेस की अब तुम्हारी सरकार बनेगी तो हमारे विधायक उधर चले जाते हैं। इनके तो अपने में ही ये कांग्रेस अपने में उलझी हुई है। और जहाँ तक अरे चले कहाँ जाते हैं हेमा भंडारी जी, सरकार गिरा देते हैं विधायक, तो कांग्रेस की सरकार, आपको याद है कि नहीं, सरकार गिरा देते हैं विधायक, तो आप आरोप ये लगा रही हैं। विपक्ष के रूप में नजर आई है और हर मुद्दे पर सड़कों पर नजर आई है। और यहाँ तक दिनेश जी ने अभी अपने बहुत लंबे चौड़े बात बताई, ये संजीव जी ने जो बात बताई अपनी उपलब्धियां जो गिनवाई है, तो अगर इनकी इतनी उपलब्धियां थी तो इनको 3 मुख्यमंत्री बदलने की जरूरत क्या थी? अगर इनके एक मुख्यमंत्री ने सही काम किया था तो इनको दूसरे मुख्यमंत्री बदलने की, और तीसरे मुख्यमंत्री भी बदलना पड़ा। तो 5 साल में केवल इन्होंने अगर काम किया है तो सिर्फ मुख्यमंत्री बदलने का काम किया है, अपने चहेतों को खनन नीति बनाकर पट्टे आवंटित करने का काम किया है, और ट्रिपल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर फेल नजर आई है। और विपक्ष के रूप में जो बैठी थी यहाँ पर कांग्रेस की सरकार, उसने आवाज नहीं उठाई। यहाँ तक कि जो कुंभ का पैसा यहाँ पर हरिद्वार में आया था, वहाँ पर भी बंदरबांट कर ली गई। और ये कुंभ के टेस्टिंग में जो घोटाला हुआ, इतने सारे जो जाने गई है, उसका जिम्मेदार कौन था? उसका जिम्मेदार क्यों नहीं आवाज उठाई गई? लेकिन क्या है कि दोनों ही पार्टियां, संजीव जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं, हेमा जी को बोल लेने दीजिए, आ रहे हैं आपके पास। दोनों ने ही जनता को लूटने का काम किया है बारी बारी से। एक बार कांग्रेस ने लूटा है, एक बार भाजपा ने लूटा है, इसी तरह से ये एक लूटने का काम करते हैं लगातार। अब आम आदमी पार्टी अगर आम आदमी पार्टी इनके टक्कर में आ चुकी है, इनका अपनी जमीन तक भी नजर आती है, इसलिए आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मुफ्त क्या केवल मंत्रियों के लिए, क्या केवल विधायकों के लिए? क्या आम जनता को उसका अधिकार नहीं है? अगर हम भ्रष्टाचार को रोक कर आम जनता को देना चाहते हैं तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, आ गई आपकी बात, ठीक है हेमा गौड़ जी, ठीक है। दिल्ली में थे, इनकी दिल्ली में हमने गलतफहमी दूर करी, हम चाहते हैं उत्तराखंड में भी इनकी गलतफहमी। लेकिन कांग्रेस ये लगातार कह रही है कि दिल्ली की जो दिल्ली के हालात हैं, जो दिल्ली की सियासी जमीन है, वो उत्तराखंड से बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है। अगर उत्तराखंड पर राजनीति करनी है तो 5 से 7 साल मेहनत करनी पड़ेगी, कांग्रेस ये कहना है। आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। लेकिन दिनेश गौड़ जी, आपने एक जिक्र किया कि दरअसल
दो लोगों के बीच में तीसरी आम आदमी पार्टी जब अब आ गई है तो कुछ करेगी नहीं, कुछ सीट ला नहीं पाएगी। ठीक है, क्या होगा क्या नहीं होगा ये जनता तय करेगी। आने वाले समय में बहुत कम समय बचा हुआ है, तय हो जाएगा। जब उत्तराखंड बना तो 2002 में जब चुनाव हुए तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी तो थी नहीं। उस समय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का भी वर्चस्व था। 3 पार्टियां प्रमुख तौर पर 2002 में चुनाव लड़ी। 2002 का जिक्र करें अगर जो चुनाव हुए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी ने 7 सीटें लाई। वोट का जो प्रतिशत था वो 10 दशमलव कुछ था। और उसके बाद जब 2007 में चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें लाई, माफ कीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी 8 सीटें लाई और उसमें जो वोट का प्रतिशत उसका बढ़ा 11 दशमलव समथिंग हो गया। 2012 में पूरी तरीके से सियासी जमीन खोलती हुई नजर आई बसपा, लेकिन वोट का जो परसेंटेज था वो 12.99% हो गया और महज 3 सीट लेके आई। सोचिएगा, मैं इसलिए ये जिक्र किया क्योंकि आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी। कर क्या पाएगी, वो बैक पे हम जा करके उसका एक इतिहास देख सकते हैं। 3 सीटों में कांग्रेस के साथ बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाई मिल करके, क्योंकि आप बना नहीं सकते थे। 3 विधायक बहुजन समाज पार्टी के थे और 1 विधायक जो कि सुरेंद्र राकेश थे, भगवानपुर विधानसभा से सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा था, वो जीत करके आए थे, उन्हें कैबिनेट का दर्जा भी दिया गया था। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी 2007 तक कुछ अस्तित्व में थी, 3 सीटें ला करके वो सरकार के साथ काम कर सकती है, तो क्या आपको यह नहीं लग रहा है कि वास्तव में अगर 2022 में कुछ ऐसा समीकरण बना, ऐसा कुछ समीकरण बना कि बिना आम आदमी पार्टी के सरकार नहीं बन पाई किसी की, ना तो कांग्रेस की और ना ही भारतीय जनता पार्टी की, तब तो आम आदमी पार्टी बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगी, बसपा से भी बहुत ज्यादा, क्योंकि इस समय का चुनावी सियासी समीकरण आप देख ही रहे हैं और वो आपसे भी नहीं छुपा है और ना तो भारतीय जनता पार्टी से छुपा हुआ है। दिनेश गौड़ जी गलत कह रहे हैं? आप तो कहना बिल्कुल ठीक है। मैं तो पहले ही कहा है कि लोकतंत्र में हर दल को राजनीति में अपना अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है और उसके बाद सबसे बड़ी निर्णायक कौन होती है? ये जो चुनाव आता है तो सबसे बड़ी निर्णायक जनता होती है। तो जनता ने जो निर्णय दिया वो सब हर राजनीतिक दल को मानना चाहिए, उसमें चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। तो आप जो बता रहे हैं कि 2002 में जब ऐसा हुआ था तो जनता ने ही तो निर्णय दिया था। तो जनता ने अगर बहुजन समाज पार्टी को की नीतियों को अगर कहीं कहीं स्वीकार किया था तो वो अपनी बात तो जनता को उसमें समझाने में सफल हुए, तो इसलिए जनता ने वहां उनको वोट किया और उनको वहां से जिता के लाए। लेकिन सरकार बनाने की जो बात आती है, उस चुनाव के बाद जो इस परिस्थितियां बनती हैं, उसके बाद ये अक्सर ये होता है कि जो समान विचारधारा के दल है अगर वो एक साथ आते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ये तो निश्चित तौर पे। लेकिन बस आ गई बात आपकी, आ गई बात आपकी, यही क्लियर हो गया। दिनेश जी, संजीव जी आपके पास सीधे आएंगे। देखिए, समान विचारधारा का जिक्र यहां पर दिनेश जी ने कर दिया। 2012 की स्थिति का मैंने हालातों का जो है वो उन्हें याद दिलाया। अभी जो है हरीश रावत साहब ये कह रहे हैं कि ये बड़ा पाप ना ले आम आदमी पार्टी। पाप का मतलब कि वोट कटवा की भागीदारी उत्तराखंड में ना निभाए। दिनेश जी कह रहे हैं समान विचारधारा। देखिए, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा तो कतई मिल नहीं रही है, ये अभी नजर आ रहा है। हालांकि सियासी समीकरण क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन जो अभी वर्तमान दिख रहा है वो तो आपके साथ आम आदमी पार्टी की विचारधारा मिल नहीं रही है। अगर कुछ ऐसी स्थिति बनी तो कांग्रेस तैयार है आम आदमी पार्टी के साथ जाने के लिए। योगेश जी, देखिए, हम शुरू से बोलते आए हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी पार्टी है, बी टीम है। कांग्रेस की बी टीम है आम आदमी पार्टी। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी अनर्गल बयानबाजी करती है और इनकी आदत ही झूठ बोलने की हो गई है। जिस तरह से दिल्ली में रोजाना इनके मुख्यमंत्री श्री केजरीवाल जी एक घोषणा करते हैं, अगले रोज जब जनता उसके ऊपर सवाल करती है कि आपने ऐसा बोला था, फलाने टाइम आपने ऐसा किया था, तो एकदम से यूटर्न मार जाते हैं कि अरे नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं। अब जैसे उन्होंने वहां पे वाईफाई की बात करी थी, मैं पूरे दिल्ली में वाईफाई लगाऊंगा। लोगों ने 7 साल पूरे होने के बाद भी जब केजरीवाल से अपनी बात रखी
कि आपने पूरी दिल्ली को वाईफाई युक्त करने का एक वायदा किया था, तो वो एकदम पलट गया अपनी बात से। उन्होंने बोला नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैंने ऐसे कहा था कि दिल्ली में वाईफाई होना चाहिए। अरे होना चाहिए, सरकार आपकी है तो लगाएंगे तो आप ही, वाईफाई युक्त तो आप ही करेंगे या कोई पंजाब की या राजस्थान की सरकार वहां की करेगी। तो इनकी करनी और कथनी में 100% अंतर रहा है और रहेगा। जिस तरह से यहाँ पर छोटी गारंटियां के लोगों को सब्ज बाग दिखा रहे हैं, और वो लोग पूरी तरह से एक तरह से इनकी पेड वर्कर्स की एक पूरी टीम है, और जैसे चुनाव समाप्त होंगे ना इनकी गारंटियां बाकी होंगी, ना इनके जो कार्यकर्ता के रूप में जो पेड वर्कर्स घूम रहे हैं, ना उनका कहीं आता पता होगा। लोग जैसे बोलते हैं ना कि ढूंढते रह जाओगे, और ढूंढते ही रह जाएंगे। और जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक सोच रही है कि यहाँ पर एक बड़े बड़े कुछ हसीन सपने देख रही है, मैं सोचता हूँ आपके सपने तो कभी पूरे होंगे नहीं। यदि आप आपके जितने प्रत्याशी अपनी जमानतें ही बचा लें तो आपके लिए बहुत रिमार्केबल उपलब्धि शायद वही होगी। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे के पूरे अपने काम के बल पे जनता के बीच जा रही है। हमारे पास कहने के लिए बहुत कुछ है। हमने महिलाओं को उनकी पैतृक संपत्ति में बराबर का एक समान अधिकार दिया। हमने किसान को 3 लाख रुपए तक का ऋण 0% पे उपलब्ध कराया। हमने 24,000 नौकरियां भी सरकारी नौकरी निकाली हैं, जो भी जिनमें भर्ती की प्रक्रिया लगातार जारी है, जिन्हें परीक्षाएं भी हो चुकी हैं कुछ में, और कुछ आगे एक पाइपलाइन में है। और मैं सोचता हूँ अगले 2, 3, 4 महीने के अंदर उसमें ज्वाइनिंग भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। लगभग 8 लाख के आसपास हमने स्वरोजगार के माध्यम से यहाँ के युवाओं को रोजगार दिया है। हमारी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम, जो एक लगातार एक पलायन की यहाँ पे मांग उठती रहती थी, पलायन को रोकने की, कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पलायन होता है, तो उस पलायन को रोकने के लिए हमने होम स्टे जैसी एक महत्वपूर्ण योजना आरंभ की, जिससे पलायन भी रुकेगा और एक युवा को अपने घर में अपने माता पिता अपने परिजनों के साथ रहकर और जैसे कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि जॉब सीकर मत बनिए, जॉब गिवर बनिए, कि आप अपने लिए भी रोजगार के साधन उपलब्ध करिए और अपने आसपास के जितने लोग हैं उनको भी रोजगार देने की एक ऐसी स्थिति में आप आइए जी। तो होम स्टे जो हमारी योजना है वो इसमें पूरी तरह से एक लैंडमार्क का काम करने जा रही है। ठीक है। हमारी योजनाएं जो आप बात कर रहे हैं ना, हमको हमारी योजनाएं हैं, हमारे अब चुनाव आते आते आपको सारी योजनाएं आप घोषणाएं तो करेंगे ही ना। इतने सालों से सिर्फ 5 साल में आपने क्या किया? हम लगातार काम कर रहे हैं, लगातार हमने काम किया है, काम कर रहे हैं और हम काम करते रहेंगे। आप लोगों की तरह हम झूठ का डमरू नहीं बजाते, मैडम। हम धरातल पे काम करते हैं, जनता देख रही है। आपके झूठ बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। धरातल पे काम किया है और जनता एप्रिशिएट कर रही है। यहाँ पे सरकार रही है और डबल इंजन सरकार जो जनता की हर कसौटी पर खरी उतरी है। इसके अलावा आपके पास कुछ बोलने के लिए है नहीं क्या? हमारे मैडम हमारे मुख्यमंत्री सब योग्य हैं। आप अपनी सोचिए।
संजीव जी ऐसे हवाई जुमले सिर्फ आप लोग करते हैं और आम आदमी पार्टी ने करके दिखाया है दिल्ली में। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में कहा था वो करके दिखाया है। दिल्ली में करके दिखाया आपने, जो मोहल्ला क्लिनिक बनाए थे उसमें जुआ के अड्डे और नशेड़ियों के अड्डे खुले। तो संजीव जी ऐसे हवाई बातें, आपकी करनी और करनी में अंतर है। हवाई बातें आप करते हैं। ठीक है, कोई अंतर नहीं है। बहुत समय नहीं बचा है, बहुत समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय है और जनता ये तय कर देगी कि किसने काम किया है और किसके काम को जनता पसंद करती है। ठीक है, आ रहे हैं हेमा जी, आपके पास आएंगे। हेमा जी एक सेकंड रुक जाइए। संजीव जी आप ही, हेमा जी एक सेकंड रुक जाइए। दिनेश जी से ले लेते हैं सवाल। दिनेश जी ठीक है, हेमा जी आ गई बात। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो चल रहा है था अभी तक, अभी भी चल रहा है, हालांकि अब धरना समाप्त हो गया है। किसानों का मुद्दे की मैं बात कर रहा हूं। उत्तराखंड, अरे आ रहे हैं हेमा जी, आ रहे हैं भाई, आपके पास आ रहे हैं, रुक जाइए, आपसे सवाल लेंगे। 30% भी लगाया होगा तो आज यहाँ पर स्वर्ग नगरी होता। तुम्हें इन्होंने अपने पेट भरने का काम किया। कुंभ में कितने करोड़ों पैसा आता है। हेमा जी आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं भाई, आपसे सवाल लेंगे, आप बताइएगा, आपको मौका देंगे बोलने का, आपको मौका देंगे। एक सेकंड रुक जाइए। संजीव जी आप भी। दिनेश जी, किसानों का हम जिक्र कर रहे थे कि ये पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ था लगातार। अब 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में अगर उत्तराखंड का जिक्र करें तो उत्तराखंड में 3 वो मैदानी इलाके हैं, 3 मैदानी जिले, जिसमें उधम सिंह नगर आता है, नैनीताल आता है और हरिद्वार आता है। यहाँ की सीटों का अगर जिक्र करें तो यहाँ पर 19 सीटें, और 19 सीटों में ज्यादातर अगर जिक्र करें तो सब भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं पिछली बार। जैसे उधम सिंह नगर में 9 सीटें हैं जिनमें 8 भारतीय जनता पार्टी के खाते में रही हैं, 1 सीट आपके खाते में गई। और नैनीताल का जिक्र करें 6 सीट है वहां पर, 5 सीटें बीजेपी के खाते में, 1 सीट आपके खाते में। और हरिद्वार में भी ज्यादातर जो सीटें थी वो वास्तव में बीजेपी के खाते में थी। और इन तीनों जिले की जो 19 सीटें हैं, ये चुनावी माहौल को पूरे बदलने में यहां पर किसानों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप शायद मुझसे भी ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे बखूबी। तो अगर ऐसे में वास्तव में किसान नाराज अगर नजर आ रहा है, आप ये लगातार कह रहे थे आंदोलनरत थे किसान, तो क्या आपको ये उम्मीद है कि इस बार इन 19 सीटों पर किसानों के सहारे आप सत्ता में काबिज हो सकते हैं, या किसान आपका पूरी तरीके से समर्थन करेंगे, ये आपको उम्मीद है? निश्चित तौर पे इसी बात से बीजेपी डरी हुई है और भारतीय जनता पार्टी को जो है ये डर सताया जा रहा है। केवल उत्तराखंड में नहीं, ये पंजाब में भी है, ये उत्तर प्रदेश में भी है। किसानों के साथ जैसा दुर्व्यवहार इन्होंने 1 साल तक किया, पूरे साल भर उनको सर्दी में, गर्मी में, बरसात में और तंबुओं में बैठाए रखा, बात करने का जो तरीका इनका देखा आपने, वो निश्चित तौर पे किसानों का जो किसान है उत्तराखंड का, वो इनको वोट करने वाला नहीं है। दूसरी बात में, 1 मिनट संजीव जी रुक जाइए, मेरी बात सुन लीजिए, तो उसके बाद बात करिएगा आप उसके बाद जवाब दीजिएगा। और किसानों का जो 19 जो सीटें आप बता रहे हैं तराई क्षेत्र की, जहाँ ये जीते थे, ये उससे नहीं जीते थे कि उन्होंने बहुत बड़े काम किए थे। ये मोदी जी की जो पिछले 2017 में रैली हुई थी, उस रैली में मोदी जी ने जो इतने बड़े बड़े वायदे किए थे किसानों से कि हम आपका कर्ज माफी कर देंगे, हम आपके लिए आपका इतना विकास कर देंगे कि बिल्कुल किसानों की बल्ले बल्ले हो जाएगी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, किसानों को सड़कों पे बैठा दिया। इन्होंने किसानों के लिए वो बिल ले आए, ठीक है, लाना चाहिए, सरकार को कृषि सुधार करना चाहिए, लेकिन जिनके लिए आप सुधार करने जा रहे हैं, एक बार उनसे बात तो करिए, उनको पहले अपनी बात समझाते कि हम आपके लिए ये बिल लेके आ रहे हैं। उसमें अगर किसानों को समझ में नहीं आती बात, कोई आपत्तियां होती तो उन आपत्तियों को दूर करते हैं, उसके बाद सर्वसम्मति से एक बिल लेके आते हैं। और बिल जिस तरीके से लेके आए किसानों का, आपको पता है, बिना चर्चा कराए इन्होंने बिल ले आया और बिना चर्चा कराए उस बिल को वापस भी ले लिया। और वो इसलिए लिया जब इन्होंने पूरा एक ट्रेलर देख लिया था, जब वो उपचुनाव हुए थे, तो उसमें हिमाचल में इनका सुपड़ा साफ हुआ। ये 1 लोकसभा की सीट हार गए और 3 विधानसभाओं की सीट हार गई, एक भी नहीं जीत पाए। पहाड़ी प्रदेश है हिमाचल प्रदेश, वहां ये सारी सीटें हार गई। उसके बाद अन्य जो पूरे देश में जो रुझान आया था, उससे भारतीय जनता पार्टी की चूलें हिल गई और इन्हें लगा कि नहीं, ये किसान आंदोलन का जो ये मामला है, ये हमारे लिए बहुत भारी पड़ जाएगा। तो फिर आनंद फानन में आपने उसको वापस बिना किसी शर्त के इन्होंने उसको वापस भी ले लिया। प्रधानमंत्री जी ने माफी भी मांग ली। तो कुल मिला के कहने वाली बात है कि किसान तो इनसे बहुत डरा हुआ है। किसान तो कह रहा है कि अगर ये दोबारा आ गए तो अभी तो गाड़ी से कुचला इन्होंने, बाद में कहीं ये
सेना को आदेश ना कर दें कि टैंक चढ़ा दो इनके ऊपर। तो ये हालत है, आप तानाशाही ज्यादा दिन इस देश में नहीं चला सकते। एक लोकतांत्रिक भारतीय जनता पार्टी जो जनहित में जनता के मुद्दों के साथ, अगर आपको जनता का विकास करना है तो उनसे ही वार्ता करके आपको वो लाने पड़ेंगे। जो अच्छे कार्यक्रम आप लाए उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ जो आपने कानून बनाए, निश्चित तौर पे जहां पे आपको एक तानाशाही प्रवृत्ति आपके अंदर आ गई थी, लगातार सफलता जब आपको मिल रही थी, तो आपने कहा कि अब हम ब्रह्मास्मि, मैं ही सब कुछ हूँ, तो आपने सब कुछ अब जनता के ऊपर थोपना शुरू कर दिया था। और जनता तो लोकतंत्र में सबसे खूबी यही तो है कि एक दिन जब जनता को मौका मिलता है तो वो कहते हैं कि अर्श से फर्श पे ले आती है। बिल्कुल। तो निश्चित तौर पे आपको इस बार अर्श से फर्श देखना ही पड़ेगा। ठीक है। और आप दिनेश जी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ये लगातार आप पे आरोप लगाती रही है कि दरअसल आप किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। आपको ये पूरी उम्मीद है कि किसान आपके साथ में आएगा आने वाले चुनाव में, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक छोटा सा कमेंट आपसे लेंगे कि 11 नंबर से किस नंबर तक पहुंच, प्रधानमंत्री बनाया जनता ने। ठीक है, छोटा सा कमेंट दिनेश जी, बहुत छोटा सा कमेंट, उसके बाद हेमंत जी के पास आएंगे। 11 नंबर से 2022 में किस पायदान पर पहुंचने के आपने लक्ष्य रखा है? क्या लगता है आप किस पायदान पर पहुंचेंगे 11वें पायदान से? जी मैं दोबारा 11 नंबर से किस नंबर पर आप पहुंचेंगे? 11 सीटें आपने हासिल की थी 2017 में, क्या लगता है कि 22 में कितनी सीटों तक आप पहुंच पाएंगे? जनता का रुझान है, हम 50 से 60 सीटों के आसपास चुनाव, लगभग 50 और 60 के बीच में हम जीतेंगे, ये तय है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और ये पूरा हमारा विश्वास है। ठीक है। हेमा भंडारी जी, आपके पास आएंगे। दरअसल कांग्रेस तो लगातार अपने कामों को गिना ही रही है कि जब वो सरकार में थी तो क्या काम की, और जब विपक्ष में थी तो कैसे जनता की आवाज बनकर के सामने आई, और वर्तमान में जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, संजीव जी ने भी बताया कि वो लगातार जनता के हितों के काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर के दोनों एक साथ जो भी विकास है वो धरातल पर उतार रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जो उदाहरण दिया 2012 का, तो क्या ये वास्तव में लगता है, क्योंकि आपको तो अभी वोट कटवा करार दे रही है कांग्रेस, अगर कुछ ऐसे सियासी समीकरण बनते हैं तो क्या वास्तव में आप भारतीय जनता पार्टी की तरफ झुकना पसंद करेंगे या कांग्रेस की तरफ झुकना पसंद करेंगे 22 में, अगर ऐसे कुछ समीकरण बनते हैं तो? आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। जनता आम आदमी पार्टी को पसंद कर रही है, आम आदमी पार्टी के कामों को पसंद कर रही है। आम आदमी पार्टी बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार की बात करती है। आम आदमी पार्टी धर्म की बात नहीं करती, इसलिए जनता को अपनी मूलभूत सुविधाओं के ऊपर बात करती है। और आम आदमी पार्टी अपनी सरकार बनाने जा रही है और अपनी बनाएगी। नहीं, क्यों नहीं कर रही भाई? धर्म की बात आप कह रही नहीं कर रही हैं, धर्म की बात तो आप लगातार कर रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक राजधानी बनाने कह रही हैं। आपके ऊपर आरोप, सुन लीजिए, आपके ऊपर आरोप ये लगने लगे कि आपके जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, जब से वो सुन लीजिए धर्म की राजनीति चलने लगी तो आपके मुखिया रामलला के दर्शन करने पहुंच गया, उस पर भी तो तमाम सारे आरोप लगे थे आपके ऊपर। उसके पहले तो कभी दर्शन करने नहीं गए हैं। आम आदमी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है, लेकिन जो राजनीति है वो सिर्फ जनता के कामों पे होनी चाहिए। ऐसा है कि किसी को हर चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, हर धर्म का सम्मान करते हैं। हम किसी की धर्म पे कोई उंगली नहीं उठाते हैं, लेकिन सिर्फ धर्म की राजनीति करने का काम करते हैं, क्योंकि भाजपा के पास काम होता नहीं है। और आपने बीजेपी और कांग्रेस को एक कल तक केजरीवाल जी राम मंदिर का विरोध करते थे, आज अयोध्या की यात्रा की बात करते हैं। कितने बड़े दोगले हैं, कितने बड़े दोगले हैं आप। दिल्ली में शाहीन बाग का मॉडल दिखाते हैं और इधर अयोध्या की ले आने की बात करते हैं। हेमा जी, आपने जो आरोप बीजेपी पर लगाए थे, सुन लीजिए, आपने जो आरोप बीजेपी पर लगाए थे कि ए टीम और बी टीम का लगाया था, वही बीजेपी आपके ऊपर लगा रही है कि आप कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस तो साफ, भाजपा भी तो यही कह रही है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि बी टीम कौन है। इनके एक साल से 190 विधायक और सांसद कांग्रेस से बीजेपी में आए। बीजेपी इनकी बी टीम कौन थी, कांग्रेस की कौन? तो ये तो आपस में भाजपा और कांग्रेस के कांग्रेस होती है। उत्तराखंड की जनता को लूटने का लगातार काम कर रहे हैं। 5 साल एक भी लूटता है, 5 साल एक लूटता है, लगातार
अपने का काम किया है और अपने नेताओं को देने का काम किया है। आम आदमी पार्टी से सकता है क्योंकि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो उत्तराखंड में जिस तरह से दिल्ली में रोका और आम जनता की पर ध्यान दिया है तो उत्तराखंड में भी करेगी। और एक बार इनको पता है कि एक बार अगर आम आदमी पार्टी आ गई तो जनता कभी आम आदमी पार्टी की जाने नहीं देगी। इसलिए ये लोग अपनाए हुए हैं, इनको अपनी सुनने की शक्ति भी नजर आ रही है और जिस तरह से ये बेचारे सपने देखने का सबका अधिकार है। आप भी देखिए, आप भी देखिए सपने। ठीक है हेमा जी, दरअसल आप जिस दल बदलने का जिक्र कर रही हैं वो दल बदलने का केवल भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस नहीं कर रही है। आपके नेता भी, सैकड़ों नेता ऐसे हैं जो कि कांग्रेस का दामन जिन्होंने थामा और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो दल बदलने की प्रक्रिया दरअसल आज से नहीं चली आ रही है, ये एक प्रथा बन गई है, पुरानी प्रथा है कि ये राजनीतिक दल के नेता जहां पर अपना हित देखते हैं, हित साधते हुए उधर ही चले जाते हैं, क्योंकि हर नेता यही चाहता है कि वो सत्तासीन रहे, कभी वो विपक्ष में ना बैठे। कोई नेता ये कभी नहीं चाहता है, चाहे आप हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो। संजीव जी, दो सवाल आपसे। आपके ऊपर एक तो भ्रष्टाचार के आरोप लगे ही हैं लगातार, जिस तरीके से भी हेमा भंडारी जी भी कह रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि वास्तव में जिन 19 सीटों का मैंने जिक्र किया, क्योंकि किसान तो नाराज आपसे नजर आ ही रहा है, वो जगह जगह देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में क्या किसानों की ये नाराजगी उत्तराखंड में आपको भारी पड़ सकती है? दो बातें, जैसा आप हमारे विपक्ष कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार, इनके पास क्योंकि कोई मुद्दे हैं नहीं, मुद्दा विहीन पार्टी बन चुकी हैं लोग, और अनर्गल बयानबाजी करना और मुद्दों ना होने से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं। जिस तरह किसान की बात आप करते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने और हमारी राज्य सरकार ने लगातार किसान को मजबूत करने का काम किया है, उसकी आर्थिकी को मजबूत करने का काम किया है। जिस तरह से कांग्रेस ने जाते जाते गन्ना मूल्य का सैकड़ों करोड़ रुपए बकाया छोड़ के गई थी, हमारी सरकार ने आने के बाद तमाम किसानों का गन्ना मूल्य का जो किसानों का बकाया था उसका भुगतान करने का काम किया। साथ ही गन्ना मूल्य में उसका प्राइस में वृद्धि करने का काम हमने किया। उनका एक वजन का एक इश्यू हुआ करता था, उसको सॉल्व करने का काम हमने किया, जिससे किसान को बहुत बड़ा लाभ मिला। साथ ही किसान सम्मान निधि हमने देने का काम किया। साथ ही 3 लाख रुपए तक का किसान को 0% पर लोन देने का काम हमारी गवर्नमेंट ने किया। किसान को अपनी जो खेतों की मृदा होती है, खाद होती है, उसका सॉइल टेस्टिंग के लिए अलग अलग लैब्स बनाने का हमारी सरकार ने काम किया। हमारी सरकार ने पूरी तरह से किसान को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। और मैं सोचता हूँ विपक्ष ने केवल और केवल किसान को भ्रमित करने का, भड़काने का और उसको एक सिंडिकेट के जाल में फंसाने का, जैसे ये लोग पूर्व में काम किया करते थे, वो काम आपने किया है। लगातार ये आरोप पहले से भी आप लगाते रहे हैं कि किस तरीके से किसानों को भड़काने का काम विपक्ष करती रही है, और वही एक आरोप फिर आप आज लगा रहे हैं। और ऐसे में ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से किसान जाते हैं। और आप तीनों मेहमानों का फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से अब लगातार सवाल किए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को घेरने का काम किया जा रहा है, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं और चुनाव आयोग को भी कैप्चर करने तक के आरोप लगा दिए हैं आम आदमी पार्टी को। लेकिन देखने वाली बात यही होगी 2022 में उत्तराखंड की जनता किसे सिरमौर पहनाती है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।